सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का 11th चैप्टर, इसका नाम है लाइट। और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने प्लेन मिरर के बारे में सीखा था कि किस तरह से इमेज वगैरह बनती है इसमें। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 11.4 प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। तो चलिए स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जानते हैं, ये क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कैसी इमेज बनती है इनमें। अब पहेली और बूझो डिनर के लिए वेट कर रहे थे। बूझो ने अपनी स्टेनलेस स्टील की प्लेट को उठाया और अपनी इमेज उसके अंदर देखा। आपके घर में भी स्टील की प्लेट होगी, अगर उसके अंदर देखोगे तो आपका चेहरा उसमें दिखाई देगा कि नहीं। ओ दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर। तो बूझो ने क्या कहा, ये तो प्लेन मिरर की तरह वर्क कर रही है ये जो प्लेट है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था कि प्लेन मिरर के अंदर इमेज किस तरह से बनती है। तो उसी जैसी इमेज उसको प्लेट के अंदर बनती हुई दिखी, तो इसीलिए उसने कहा कि ये तो प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है। कैसी इमेज बननी है? माई इमेज इज इरेक्ट, एक तो सीधी बननी है और उसी साइज की बननी है, यानी जितना बड़ा मेरा चेहरा है उतना ही बड़ी उस चेहरे की इमेज उस प्लेट में बननी है। यही तो चीज प्लेन मिरर में होती है। अब पहेली ने क्या किया, अपनी इमेज को देखा यूजिंग द बैक ऑफ अ स्टील स्पून। पहेली ने प्लेट में नहीं देखा, स्टील स्पून उठाया, उसको उल्टा किया, पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसमें अपने आप को देखा, तो वो भी सरप्राइज हो गई। बूझो लुक हियर, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज। बूझो यहाँ देखो, मैं भी अपनी इमेज देख पा रही हूँ और ये इमेज कैसी है? इरेक्ट है, सीधी है। दो इट इज स्मॉलर इन साइज, लेकिन मेरी जो इमेज बननी है वो छोटी बननी है। बूझो ने प्लेट में जो इमेज देखी थी वो कैसी थी? इरेक्ट थी और सेम साइज की थी, इसीलिए उसने कहा कि ये प्लेन मिरर की तरह वर्क कर रही है। लेकिन पहेली में जब स्पून का बैक वाले हिस्सा यानी पीछे वाले हिस्से में अपने आप को देखा तो उसको इरेक्ट इमेज तो दिख रही थी, लेकिन स्मॉलर थी, साइज में छोटी बननी थी। तो पहेली ने क्या कहा, दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सम काइंड, यानी ये भी मिरर की तरह ही है, किसी दूसरी तरीके का मिरर है, यानी ये प्लेन मिरर की तरह नहीं है। क्योंकि अगर प्लेन मिरर होता तो उसी साइज की इमेज बनती, लेकिन इमेज यहाँ छोटी बननी है। इसका मतलब ये मिरर तो है लेकिन कोई दूसरे टाइप का मिरर है। तो स्पून की जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, इसीलिए उसके अंदर इमेज बनती है। यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पून और एनी कर्व शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। अगर आप इमेज अपनी देखना चाहते हो तो आप भी स्पून यूज कर सकते हो या कोई सा भी कर्व शाइनिंग सरफेस में अपने आप को देखो तो वहां इमेज बनेगी। तो अब यहाँ पर हम एक दूसरे तरीके के मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसकी सरफेस कैसी होती है? कर्व होती है, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेट नहीं होती। प्लेन मिरर की जो सरफेस होती है वो बिल्कुल ऐसे सीधी होती है। अब जो मिरर हम देखेंगे वो ऐसे कर्व होगी, ठीक है। तो दो केस यहाँ पर बनेंगे। एक तो इमेज अगर अंदर वाले हिस्से में बननी है, यानी अंदर वाले हिस्से में अपने आप को देख रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने रख रहे हैं, तो ये एक तरीके के मिरर की तरह वर्क करेगा। अगर हम बाहर साइड से देख रहे हैं, जो फूला हुआ हिस्सा है, बल्ज वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो दूसरी तरीके की इमेज बनेगी, यानी ये बाहर वाले हिस्सा एक दूसरे तरीके का स्फेरिकल मिरर की तरह वर्क करेगा। सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे, जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया मैंने। एक्टिविटी 11.5, आपको एक स्टेनलेस स्टील स्पून ले लेना है और उसका जो आउटर वाला साइड है, यानी चम्मच को उल्टा करो तो वो पीछे वाला जो साइड है, बाहर वाला जो हिस्सा है स्पून का, उसको अपने फेस के करीब ले जाओ और उसमें देखो क्या आपको आपकी इमेज दिखाई पड़ेगी इसमें। तो देखो ये एक्टिविटी खुद से आप ट्राई करके देख लेना, बाकी मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझ लो। देखो स्पून की सरफेस काफी ज्यादा कर्व होती है, तो उसमें इमेज को स्टडी करना इतना आसान नहीं होता। देखो खुद से आप देख लोगे, लेकिन जैसे मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड करके आपको सारी चीजें दिखानी है तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा मुश्किल आ रही थी, इसीलिए मैंने सिंपल फोटोज ले ली। अब उन इमेजेस को दिखा के मैं आपको समझाता हूँ कि देखो कैसी इमेज बनती है, तो ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। तो ये देखो चम्मच का आउटर वाला हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा है, या हम कह सकते हैं उल्टा वाला जो पीछे वाला हिस्सा होता है। और यहाँ पर एक पेपर में मैंने एक एरो बना दी है। अब इस एरो की इमेज इस पे बनेगी। देखो कैसी इमेज बननी है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखो एरो हमारी लेफ्ट साइड पॉइंट कर रही है, इमेज भी लेफ्ट साइड है, यानी हम कह सकते हैं इमेज सीधी है। देखो सीधी का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में उसकी इमेज भी बने, उसका उल्टा ना बने। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं इसको घुमा देता हूँ। लो अब देख लो, जो हमने एरो ड्रॉ की थी, यानी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसकी इमेज भी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी यहाँ पर इमेज कैसी बननी? इरेक्ट बननी है। लेकिन साइज देखो थोड़ा सा छोटी बननी है इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर स्पून को हमने काफी करीब रखा था, इसीलिए ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा दूर ले जाओगे, यानी सिंपल समझो कि अगर हम इसको थोड़ा और दूर लेते जाएंगे तो इमेज और छोटी होती चली जाएगी। अब दूसरी इमेज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज देखो, इमेज ज्यादा क्लियर नहीं होगी क्योंकि कैमरा इतना अच्छा नहीं है। दूसरी बात, स्पून जो है वो उतनी शाइनी सरफेस इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का सा आइडिया लग रहा होगा कि इमेज देखो और छोटी हो गई। ये अभी भी हम आउटर वाले सरफेस पे इसकी इमेज ले रहे हैं, ठीक है। तो स्पून का आउटर वाली जो सरफेस है वहां पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि इमेज एक तो इरेक्ट बननी है, दूसरी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बननी है। 2 पॉइंट याद रखना। ये एक और इमेज मैंने ली थी कैंडल की। आप देख सकते हो जो हमारी कैंडल है उसकी इमेज स्पून के आउटर वाले सरफेस पे बननी है,
इमेज तो इरेक्ट बननी है लेकिन साइज इसका छोटा है, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर साइज की इमेज बननी है। तो ये चीज़ अपना फेस देख के भी आप आइडिया लगा सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके आंसर आप देखना। इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू सी इन अ प्लेन मिरर? क्या ये जो इमेज है ये प्लेन मिरर बनने वाली इमेज से डिफरेंट है? तो यस, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर में उसी साइज की इमेज बनती है, यहाँ मैंने आपको दिखाया कि छोटी इमेज बननी है। इज दिस इमेज इरेक्ट? क्या ये इमेज इरेक्ट है? तो हाँ, इरेक्ट तो थी, यानी सीधी तो थी। इज द साइज ऑफ इमेज द सेम, स्मॉलर और लार्जर? साइज क्या था इमेज का? तो भैया स्मॉलर था, छोटी इमेज बननी थी। अब आपको क्या करना है, अपनी इमेज को देखना है यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। स्पून का जो अंदर वाला हिस्सा है, या हम कह सकते हैं जो फ्रंट वाला हिस्सा है, उसके अंदर अपनी इमेज को देखो। तो चलिए इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखो, इसको बहुत ध्यान से समझना। जब अंदर वाली सरफेस पे आप देखोगे तो दो तरीके की इमेज आपको दिखाई पड़ेगी। एक इमेज तब दिखेगी जब आप स्पून के अंदर वाले हिस्से को अपने फेस के काफी करीब ले जाओगे। जैसे यहां पर मैंने देखो एरो ड्रॉ की है, इस एरो की इमेज इस स्पून के अंदर आपको दिख रही होगी। तो ये इमेज कब बननी है? जब स्पून को मैंने ये जो एरो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे काफी करीब रखा है। आप सोच भी नहीं सकते इस इमेज को लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। कई ऑब्जेक्ट रख के ट्राई किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर बड़ा ले रहे थे तो उसकी इमेज सही से स्पून पे नहीं बन पा रही थी। दूसरी बात, स्पून हमारा ऑब्जेक्ट के काफी करीब होना चाहिए। ज्यादा करीब कर देंगे तो उसकी फोटो कैसे ली जाएगी, ये एक प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको देखा तो जा सकता था, लेकिन इसको रिकॉर्ड करना काफी मुश्किल था। तो बड़ी मुश्किल से ये इमेज मिली है। जरा सा भी अगर स्पून को मैं इधर उधर करूंगा तो इमेज गायब हो जाएगी। तो खैर, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आप विजुअलाइज करो। स्पून को हमने ऑब्जेक्ट के बहुत करीब रखा है, तो उस केस में जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इमेज बननी है, यानी इरेक्ट बननी है, सीधी बननी है। चलो मैं ऐसे कर देता हूं, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इमेज भी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी इरेक्ट बननी है। साइज देखो, इमेज जो है हमारी बड़ी बननी है। तो स्पून की जो इनर सरफेस है उसको ऑब्जेक्ट के काफी करीब जब हम ले जा रहे हैं, तो उस केस में जो इमेज बननी है वो एक तो इरेक्ट बननी है, दूसरी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बननी है। 2 पॉइंट आप याद रखना। अब मैं क्या करता हूँ, स्पून को थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ। दूर ले जाने पे क्या होगा आप देखना। ये देखो, अभी भी इनर वाला ही सरफेस पे हमारी इमेज बननी है, लेकिन स्पून को अगर हम थोड़ी सी दूर ले जाएंगे तो इमेज हमारी इन्वर्ट हो गई। एरो देखो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, इमेज हमारी नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। तो इन्वर्टेड इमेज बननी है। दूसरा, साइज देख लो, ऑब्जेक्ट से बड़ी बननी है। थोड़ा सा और दूर ले जाते हैं, ये लो, और थोड़ा सा दूर हम उसको ले गए, तो अभी भी ये इमेज इन्वर्टेड बननी है, उल्टी बननी है, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ी बननी है। यहां पर इस वीडियो में देखना आप, स्पून हमारा ऑब्जेक्ट के एकदम करीब है, तो इमेज हमारी इरेक्ट बननी है, सीधी बननी है। इसको थोड़ा सा हम दूर ले जाते हैं। अब देखो, दूर ले जाने पे इसकी इमेज इन्वर्टेड हो गई, उलट गई। ये देख सकते हो, इमेज उल्टी हो गई। तो दोनों केस हमने देख लिया। अब यहां पर जो लिखा है उसको हम समझ लेते हैं। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। तो स्पून की इनर साइड से जब हम देखेंगे तो इमेज हमको कैसी दिखेगी, एक तो इरेक्ट दिखेगी, दूसरी ऑब्जेक्ट से बड़ी दिखेगी। इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड। अगर स्पून को अपने चेहरे से और दूर ले जाओगे, यानी ऑब्जेक्ट से हम दूर करेंगे स्पून को, तो क्या होगा, आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड हो जाएगी, या जो भी ऑब्जेक्ट आपने रखा होगा सामने उसकी इमेज इन्वर्टेड हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। अपना चेहरा नहीं देखना चाहते तो पेन या पेंसिल ले सकते हो, यानी कोई और ऑब्जेक्ट भी आप सामने रख के ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे मैंने एरो से दिखा दिया आपको। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो 2 केस इसमें बनना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं यहाँ साइड में लिखा देता हूँ। When inner side of a spoon is, स्पून का जो अंदर वाला साइड है, फर्स्ट केस में क्लोज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से काफी करीब है, तो इमेज हमारी इरेक्ट बननी है और लार्ज साइज की बननी है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी बननी है। दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट से दूर है हमारा स्पून जो है, तो इमेज हमारी इन्वर्टेड बननी है, उल्टी बननी है, लेकिन अभी भी इमेज जो है बड़ी ही बननी है। द कर्व शाइनिंग सर्फेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। तो ये जो स्पून का कर्व वाला हिस्सा है जो चमकता है, वो मिरर की तरह एक्ट करता है। जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कर्व्ड मिरर का, वो है स्फेरिकल मिरर्स। देखो, कर्व्ड मिरर भी कई टाइप के होते हैं, इसमें से एक जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है आपका स्फेरिकल मिरर। ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है। अब ये किस तरह से होता है, इसको मैं थोड़ा साइड से आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इतना क्लियर आपको ना समझ में आ रहा होगा। बेसिकली इसका शेप इस तरह से रहता है, ये इस तरह से कर्व होता है, बहुत हल्का सा ये कर्व है इसमें। इसको टच करने पे ही फील हो पा रहा है, बाकी देखने से इतना आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो इसमें ये होता है कि जो अंदर वाली सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी वो शाइनिंग वाली सरफेस है। ये वाली जो सरफेस है वो यहाँ अंदर की तरफ होगी, और जो बाहर वाली सरफेस है, यानी अगर इसकी बात करें शेप में, यहाँ जो बाहर वाला हिस्सा है यहाँ पर आपका पेंट हुआ है। तो ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर के अंदर ये अंदर वाली जो कर्व है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट वगैरह आके यहाँ पड़ेगी, बाहर वाली सरफेस पे हम पेंट कर देते हैं। और ये है कॉन्वेक्स मिरर। इसका कर्व इस तरह से होता है, यहाँ जो रिफ्लेक्टिंग वाली ये सरफेस है
ये इस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। जो बल्ज वाला हिस्सा है, फूला वाला जो हिस्सा है, ये है कॉन्वेक्स सरफेस, यानी रिफ्लेक्शन आपका इस सरफेस पे होगा। और पीछे जो अंदर वाला हिस्सा है यहाँ पर पेंट होता है, देख सकते हो ये पीछे जो हिस्सा है यहाँ पर पेंट है। तो ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। बेसिक सा डिफरेंस आप इस तरह से याद रखना कि जैसे मैंने हाथ इस तरह से कर दिया तो ये जो अंदर वाली सरफेस है ये कॉनकेव सरफेस है। केव को हिंदी में क्या कहते हैं? गुफा कहते हैं ना। तो गुफा कहाँ होती है? अंदर की तरफ होती है। गुफा के अंदर जाते हो तो उस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये जो अंदर वाली सरफेस है ये कॉनकेव वाली सरफेस है। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी और बाहर वाला ये हिस्सा पेंट किया गया होगा तो ऐसे मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। और अगर ये बाहर वाला हिस्सा जो है, जो फूला वाला हिस्सा है, बल्ज वाला हिस्सा है, उभरा बाहर की तरफ निकला वाला जो हिस्सा है, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी यानी ये शाइनिंग वाला होगा, ये मिरर वाला हिस्सा होगा और इस साइड अंदर की तरफ पेंट होगा, तो ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ लाइट पड़ेगी, जो शाइनिंग वाला सरफेस है स्फेरिकल मिरर का, वो कॉनकेव है तो फिर वो कॉनकेव मिरर होगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है तो फिर ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब रियल में कैसे दिखता है वो तो मैंने आपको दिखा दिया। ड्रॉ कैसे करते हैं ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपका कॉनकेव मिरर है। कैसे ड्रॉ करेंगे चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो आप इस तरह से ऐसे बनाओगे, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। मेन चीज़ क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, दिखाया था ना कि कॉनकेव वाले में जो अंदर वाली सरफेस है वो शाइनी वाली सरफेस होगी, वहाँ लाइट पड़ेगी और दूसरे साइड जो है वो पेंट होता है। तो पेंट वाले हिस्से को हम छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करके शो करते हैं, यानी इसे कांटे कांटे जैसा बना देते हैं। ये कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ, यानी अंदर वाली सरफेस ये शाइनिंग वाली सरफेस होगी, तो दूसरी वाली साइड जो पेंट वाली है उसमें हम इस तरह से ऐसे छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नीचे वाली इमेज में देखो, यहाँ जो अंदर वाली सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉनकेव वाली सरफेस, तो इधर वाला आपका ये इस तरह से कांटे कांटेदार हम बना देंगे। कैसे भी बनाओ, मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है, कॉनकेव केस में जो अंदर वाला हिस्सा होगा वो शाइनिंग सरफेस होगा, दूसरा वाला पेंट वाला होगा, तो पेंट वाले को हम छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करके शो करते हैं। तो यही चीज़ देखो यहाँ शो की गई है। ये आपका बाहर वाला हिस्सा पेंट वाला हिस्सा है, इधर वाला शाइनिंग वाला हिस्सा है। फिर बी वाली फिगर देख लो, और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को भी भाई किस तरफ से आप देख रहे हो इस पर डिपेंड करेगा ना। यानी कॉन्वेक्स मिरर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। बस ध्यान रखना जो बाहर वाला हिस्सा है, फूला वाला हिस्सा है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, वहाँ लाइट पड़ेगी, वो शाइनिंग वाला हिस्सा है, यानी अंदर वाले हिस्से में हम ये पेंट कर देंगे। इसी तरह नीचे वाली फिगर में अंदर वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है, तो यहाँ हम पेंट कर देंगे और दूसरा साइड हमारा रिफ्लेक्टिंग वाली सरफेस है। तो चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो या ऐसे ड्रॉ कर लो। आपके बुक में देखो ये वाला ड्रॉ किया है, ये वाला, तो दोनों तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। दोनों को ध्यान से समझना, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है और गलती बहुत होती है। कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, सब मिक्सअप हो जाता है। तो सिंपल से ट्रिक जो मैंने आपको बताई वो याद रखना। मैंने भी इसी तरह से याद रखा था कि भाई केव का मतलब होता है गुफा, और गुफा के अंदर जाते हैं, यानी अंदर वाली जो सरफेस होगी वो कॉनकेव सरफेस होगी। सिंपल सी बात। वाई आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स? अब कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर को हम स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहते हैं? एक रबर बॉल ले लो और एक हिस्सा उसका कट कर लो नाइफ से या हैक्सॉ ब्लेड से। चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो मेरे पास एक बॉल है। बॉल का जो शेप होता है वो स्फीयर होता है, यानी बॉल स्फीयर शेप की होती है। तो अगर इस बॉल से कोई पोर्शन हम कट करके निकाल लें, जैसे मान लो यहाँ से एक हिस्सा ऐसे हम कट करके इसको बाहर की तरफ निकाल लें, तो ये जो पीस होगा इसको हम क्या कहेंगे? वो इस बॉल का पार्ट है, या शेप के हिसाब से बात करें तो हम कह सकते हैं इस स्फीयर का पार्ट है। जैसे मैं यहाँ बीच से इसको कट करके निकाल लेता हूँ, तो ये जो पीस है इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये स्फीयर का पार्ट है। अब इसमें जो अंदर वाला हिस्सा है वो कॉनकेव सरफेस होती है, बाहर वाली जो बल्ज वाला हिस्सा है, फूला वाला हिस्सा है, वो कॉन्वेक्स सरफेस है। तो जो स्फेरिकल मिरर्स है ना वो भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। वो स्फीयर का पार्ट होते हैं, स्फीयर से ही उनको निकाला गया होता है, इसीलिए उनको स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कॉनकेव कॉन्वेक्स इस तरह से भी। अच्छा, ये बॉल वगैरह कट करने में आपको सावधान रहना है। कोई बड़ा हो तो उसकी मदद लेना, उसी को दे दो ताकि हाथ कटे तो उसी कटे, आपका हाथ ना कटे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अंदर वाली जो सरफेस है, जो बॉल का कट वाला हिस्सा है, वो कॉनकेव होगा और बाहर वाला आपका कॉन्वेक्स होगा। इसको मैं थोड़ा एक दूसरी तरह से भी दिखाता हूँ आपको। जैसे ये हमारा स्फीयर है, ठीक है, एक बॉल टाइप की है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे एक कट लगा दे रहे हैं। काट के इधर वाला जो हिस्सा है उसको हम अलग कर देते हैं। तो अब ये जो हिस्सा है, ऐसी ही इमेज अभी ऊपर हमने देखी थी, अंदर वाली जो सरफेस है वो कॉनकेव है और बाहर वाली जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स है। तो हमने एक स्फीयर से ही इस हिस्से को कट किया है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर है।
बाकी मैंने जो बॉल वाला आपको दिखाया था वहाँ तो चलो बीच से ही कट किया था, लेकिन एकदम बीच से नहीं कट किया जाता, साइड से ही हल्का सा उसका कट लगा दिया जाता है। यानी ऐसे है ना, तो ऐसे साइड से यहाँ कट कर लेंगे, बस इतना हिस्सा ले लेंगे। तो अब तो ये चीज़ समझ गए होगे कि जो इनर सरफेस होती है स्पून की वो एक कॉन्केव मिरर की तरह एक्ट करती है, वहीं जो आउटर सरफेस है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करती है। अच्छा, ये चीज़ हमने देखी थी कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है जो प्लेन मिरर बनाता है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती। लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म बाई अ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर के केस में भी क्या ये बात सच है कि वहाँ पर स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन नहीं होती? तो चलिए इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता लगाते हैं। अब चलिए एक एक्टिविटी करते हैं 11.6 कॉशन। देखो, पहली बात तो ये कि जो एक्टिविटी है उसको सनलाइट में करना है। सावधान रहना, कभी भी हमको सन की तरफ डायरेक्ट नहीं देखना है, ना ही इसकी इमेज देखनी है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो आईज है वो डैमेज हो सकती हैं। यू मे लुक एट द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज थ्रोन ऑन अ स्क्रीन और वॉल। इसकी इमेज को तभी आपको देखना है जब वो इमेज किसी स्क्रीन पे या वॉल पे बन रही हो। देखो, एक तो आपको डायरेक्ट सन की तरफ नहीं देखना है, दूसरा मिरर के अंदर अगर सन की इमेज बननी है तो मिरर के अंदर भी नहीं देखना है, क्योंकि बहुत ब्राइट लाइट वहां से निकलेगी और आपकी आइज को डैमेज कर देगी। लेकिन हाँ, सन की वो इमेज जो किसी स्क्रीन पे या वॉल पे बन रही है उस इमेज को देख सकते हो। तो पहले वो वाली इमेज हम बनाते हैं, तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि यहाँ क्या बात हो रही है। एक कॉन्केव मिरर ले लो और उसको होल्ड करो इस तरह से कि वो सन की तरफ फेस कर रहा हो। तो सन लाइट उस मिरर पे पड़ेगी, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है मिरर से जो रिफ्लेक्ट कर रही है उसको शीट ऑफ पेपर पे ऑब्टेन करने की कोशिश करो कि रिफ्लेक्ट करके जो लाइट है वो पेपर की शीट पे पड़े। अब जो पेपर की डिस्टेंस है उसको थोड़ा एडजस्ट करो, तब तक आपको एडजस्ट करना जब तक कि आपको एक शार्प ब्राइट स्पॉट ना देखने को मिले, जैसा कि ऊपर आपको 11.14 वाली फिगर में दे रहा है। ठीक है, यहाँ इस पर सनलाइट, ऐसे यहाँ सन होगा, सनलाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट करके ये पेपर पे इस तरह से इमेज बन रही है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो चलिए हम करते हैं इसको। तो ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है और ये हमारा पेपर एक स्क्रीन की तरह काम करेगा। इस पेपर पे हम सन की इमेज ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो ब्राइट स्पॉट बीच में दिख रहा है यही सन की इमेज है। साइड में दो लाइट जो देख रहे हो थोड़ा रिफ्लेक्शन की वजह से आ जाता है, मेन जो बीच में ब्राइट स्पॉट है वही हमारी सन की इमेज है। अब इसको कुछ देर तक हम इसी तरह रखेंगे तो ये पेपर बर्न करने लगेगा। यहाँ पर ये देख सकते हो ये पेपर जो है वो बर्न कर गया है। अभी क्योंकि विंटर सीजन है, सन की हीट इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए काफ़ी टाइम लग रहा था, तो पूरा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन इसको 5-6 मिनट तक लगभग मैंने रखा और ये पेपर में इस तरह से होल बन गया। क्योंकि जैसे लाइट फोकस हो रही थी उस पेपर पे, उसी तरीके से सन की जो हीट है वो भी फोकस होके एक पॉइंट पे पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो हिस्सा ज़्यादा हीट हो गया और पेपर बर्न करने लगा। तो ये चीज़ आपने देख ली कि कैसे क्या हो रहा है। अब मिरर और शीट ऑफ पेपर को कुछ मिनट के लिए ऐसे ही रखो। क्या जो पेपर है वो बर्न करना स्टार्ट हो गया? तो यस, आपने देखा कि पेपर क्या हो रहा था, बर्न होने लगा था, जलने लगा था। अब ये क्या कहानी है, ऐसा क्यों हुआ? तो पहली बात तो आप ये समझो कि ये जो ब्राइट स्पॉट हमने देखा था पेपर में बनते हुए वो क्या है? सन की इमेज है। वो पेपर हमारा एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है और उस स्क्रीन पे सन की इमेज बन रही है विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर। अच्छा, इस बात को हमने नोटिस किया कि जो इमेज है वो स्क्रीन पे बन रही है। अभी तक जो हम प्लेन मिरर देख रहे थे वहां पर स्क्रीन पे इमेज नहीं बन रही थी, बस मिरर के अंदर इमेज बन रही थी, लेकिन यहाँ पर हमको स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन हुई। देखो, लाइट पड़ना अलग चीज है, इमेज बनना अलग चीज है। यहाँ जो ब्राइट स्पॉट आपने देखा वो सन की इमेज है, वो कोई रोशनी नहीं पड़ रही है कि सिर्फ रोशनी पड़ रही है सन की वहां। अब वो इमेज जो कि स्क्रीन पे फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं रियल इमेज। अब जरा याद करो, जो एक्टिविटी 11.2 में हमने किया था, जो प्लेन मिरर इमेज बना रहा था उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पा रहे थे, यानी वहां जो इमेज बन रही थी वो मिरर के अंदर बन रही थी, मिरर के अंदर हमको दिखाई पड़ रहा था। तो ऐसी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। अब सिंपल सा याद रखना, स्क्रीन पे जो इमेज बने वो रियल इमेज और जो मिरर के अंदर इमेज बने यानी मिरर के अंदर हमको दिख रहा है वो वर्चुअल इमेज होती है। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर। अब हम क्या करेंगे, एक कैंडल जलाएंगे, उसकी फ्लेम की जो इमेज है कॉन्केव मिरर की मदद से स्क्रीन पे ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्टिविटी 11.7। एक कॉन्केव मिरर को किसी स्टैंड पे फिक्स कर दो या कोई सा भी अरेंजमेंट, ताकि जो मिरर है वो स्टीडी रहे, यानी ऐसा नहीं कि हाथ में पकड़े हुए मिरर तो मिरर हिले डुलेगा ना, तो वो इमेज सही से नहीं बन पाएगी। रुका रहे, एकदम स्टिल रहे वो, और टेबल पे रख दो जैसे कि आपको फिगर में दिया हुआ है। एक वाइट पेपर को कार्डबोर्ड शीट पे पेस्ट कर दो, लगभग 15x10 सेंटीमीटर का। तो ये जो पेपर है वो स्क्रीन की तरह काम करेगा। अब एक जलती हुई कैंडल को टेबल पे रखो लगभग 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मिरर से, यानी मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे हमको एक जलती हुई कैंडल रखनी है। यहाँ देख सकते हो ये हमारा मिरर है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, ये पीछे से दिखाया जा रहा है, ये पेंट वाला हिस्सा है।
ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा मिरर है, ये हमारी कैंडल है। अभी हमने जो रखा है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। इधर यहाँ हमने एक स्क्रीन लगा दी है, ठीक है, ये पूरी कहानी है। अब फ्लेम की इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन करने की कोशिश करो। तो चलिए मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आपको एक टेबल दिया है, उस टेबल को भी फिल करना है कि अलग अलग डिस्टेंस पे हम कैंडल को रख रहे हैं। तो इमेज कहाँ बननी है, कैसी बननी है, ये सारी बातें आपसे पूछी गई हैं। तो ये पहले मैं प्रैक्टिकली करके आपको सारा दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा सेटअप है। आप यहाँ देख सकते हो, ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लगाया है। ये जो कैंडल है हमारी ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी, और ये स्क्रीन है। ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे हम रखेंगे। देखो ये 0 सेंटीमीटर वाला जो मार्क है, इसी की लाइन में अभी हम इस मिरर को रखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट को, यानी जो हमारी कैंडल है, 5, 10, 20, 30, 40, 50 अलग अलग सेंटीमीटर्स पे, यानी अलग अलग पोजीशन पे हम रख के और देखेंगे इमेज कहाँ, कैसे और किस तरह की बन रही है। तो देखो इस तरह से हमने सेट कर लिया। अभी ऑब्जेक्ट हमारा 50 सेंटीमीटर पे है। अभी इस कैंडल को हम जलाएंगे। पीछे स्क्रीन लगी है और आप देखोगे स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर आके इमेज बन जाएगी, आपको स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसको आगे पीछे मूव कराओगे, यहाँ रख के ऐसे ऐसे आप मूव कराओगे तो इमेज आपको बनती हुई दिखेगी। जहां पर एकदम क्लियर इमेज बन जाए वहीं पर आपका मान के चलेंगे ये हमारी इमेज यहाँ पर बन रही है। यानी जैसे मान लो इस पोजीशन पे आपकी एकदम क्लियर इमेज आ रही है, तो इससे पीछे ले जाओगे तो इमेज धुंधली होने लगेगी, इससे आगे ले जाओगे तो भी इमेज धुंधली होने लगेगी। जहाँ क्लियर इमेज ऑब्टेन हो रही है बस वहीं पर हमको इसको रोक देना है। तो स्क्रीन को इस हिसाब से हमको मूव कराना है। बाकी मिरर जैसे रखा है वैसे ही रखा रहेगा। ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे इस तरह से हम काम करेंगे। जैसे 50 सेंटीमीटर पे रख दिया तो अब इमेज ये स्क्रीन को ऐसे ऐसे मूव करा के देख लो। फिर ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा लेंगे 40 सेंटीमीटर, उस केस में हम स्क्रीन को आगे पीछे करके देख लेंगे। फिर इमेज अलग अलग लोकेशन पे बनती है, तो वो लोकेशन हम स्क्रीन को आगे पीछे करके पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब इमेज ऑब्टेन करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट अभी हमने मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। ये पीछे हमारी स्क्रीन है। स्क्रीन को थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे, देखते हैं कहाँ पर इमेज बनती है। ये मैं इसको आगे ले आ रहा हूँ। आप यहाँ ऊपर देख सकते हो थोड़ी सी इमेज बनना शुरू हो गई है, लेकिन इसको तब तक मूव कराएंगे जब तक कि क्लियर इमेज ना दिखे। देखो और आगे जाएंगे तो फिर से धुंधली हो रही है, यानी थोड़ा सा इसको हम पीछे ही रखेंगे। ये देख सकते हो यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है। अब इसके बारे में कुछ चीजें आप नोट करो। साइज की बात कर ले तो देख सकते हो ऑब्जेक्ट से छोटी है। फ्लेम पे फोकस करो। ऑब्जेक्ट की जो फ्लेम है वो बड़ी है, इमेज में फ्लेम छोटी है। दूसरा, इन्वर्टेड बन रही है फ्लेम, देखो इमेज में नीचे की तरफ बन रही है, और स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन हो रही है, इसीलिए रियल इमेज है। अब ऑब्जेक्ट को आगे थोड़ा मूव कराएंगे और ये 40 सेंटीमीटर पे हम ले आए। देख सकते हो इमेज धुंधली हो गई, तो थोड़ा सा हम इसको आगे पीछे मूव करेंगे। तब तक इसको मूवमेंट कराते हैं जब तक जो है हमको क्लियर इमेज ना मिले। वो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ देखो इस पोजीशन पे हमको क्लियर इमेज मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज लगभग एक जैसा है, ऑलमोस्ट सेम है। इमेज अभी भी इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, और स्क्रीन पे है इसीलिए रियल इमेज है। अब इसको हम 30 सेंटीमीटर पे ले आते हैं। अब इमेज कहाँ बनेगी, थोड़ा सा इसको और पीछे ले जाते हैं। ऐसे थोड़ा सा मूवमेंट कराएंगे, देखो धुंधला हो गया, पीछे ले गए तो और आगे ले जाएंगे, साफ हो गया, और आगे ले जाएंगे धुंधला हो जाएगा फिर से। तो बस जहाँ क्लियर इमेज मिल रही है वहीं तक रखेंगे। ये देखो यहाँ पर हमको क्लियर इमेज ऑब्टेन हो रही है। यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी बन रही है। मेरे कैमरे की पोजीशन की वजह से आपको इतना आइडिया नहीं लग पा रहा होगा, लेकिन डायरेक्ट अपनी आंखों से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इमेज है वो थोड़ी सी बड़ी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। इन्वर्टेड बननी है, रियल बननी है। और आगे इसको बढ़ाते हैं, हम ले आते हैं 20 सेंटीमीटर पे। अब इसको और पीछे ले जाना पड़ेगा, ये यहाँ पर। तो इस केस में आप स्क्रीन पे देखो इमेज कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। देखने से आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। ये देखो स्केच पेन की ये कैप है, इस कैप की ही साइज का ऑलमोस्ट ही बन रहा है। अब यहाँ पर इसको ले जाता हूँ मैं बिल्कुल बगल में, तो दोनों के साइज को कंपेयर करो तो बड़ी बननी है कि नहीं। अब फ्लेम क्योंकि कैमरे से करीब है इसीलिए ऑलमोस्ट आपको इक्वल दिख रहा है, लेकिन हकीकत में जो हमारी इमेज बननी है वो काफ़ी बड़ी बननी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। इन्वर्टेड बननी है, रियल बननी है। अब ऑब्जेक्ट को हमने बिल्कुल 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। तो इमेज देखो यहाँ पर, आपको लग रहा है कि ये रोशनी है, ये इमेज है, लेकिन हकीकत में क्लियर इमेज नहीं बननी है। आगे ले जाए तो, पीछे ले जाए तो वो फ्लेम नहीं दिख रहा, सिर्फ एक रोशनी बननी है। तो हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, हमको स्क्रीन पे इसकी इमेज ऑब्टेन नहीं होगी। पीछे कर रहा हूँ तो धुंधला हो जा रहा है, आगे कर रहा हूँ तो धुंधला हो जा रहा है। इसका मतलब स्क्रीन पे अब इमेज नहीं बनेगी, तो कहाँ बनेगी। तो इस फ्लेम को मैं बुझाता हूँ क्योंकि इसकी वजह से मिरर के अंदर क्लियर दिख नहीं रहा है। अब मिरर के अंदर आप देखो तो इस कैंडल की इमेज दिखेगी, लेकिन ये जो कैंडल है सिर्फ ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, तो उसी से आप समझ जाओ कि इसकी इमेज कैसी दिख रही है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज बननी है। दूसरी बात, ये इरेक्ट है, सीधी बननी है, और स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो रही बल्कि मिरर के अंदर है, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये वर्चुअल इमेज है। अगर कैंडल से विजिबल नहीं है सही से, तो देखो पेन से देख सकते हो
जैसे हमारी पेन ऊपर की तरफ है, इसका जो कैप वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है, उसकी इमेज में भी ऐसे ही है, यानी इमेज हमारी इरेक्ट बननी है और ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी बननी है। तो ये पेन मैंने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है मिरर से। अब ये देखो, मैं बिल्कुल 5 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको रखता हूँ और देखते हैं इमेज कैसी बननी है। यहाँ भी मिरर के अंदर ही बननी है, इरेक्ट है और ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी बनी है, मिरर के अंदर बननी है, इसीलिए हमारी ये इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपने देख ली, समझ ली। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इज द इमेज रियल और वर्चुअल। तो 50 सेंटीमीटर पे जो हमने रखा था वहाँ पर कैसी इमेज बन रही थी, स्क्रीन पे बन रही थी ना, तो रियल बनेगी कि नहीं। और क्या पूछ रहा है कि क्या सेम साइज़ की बननी थी, तो नहीं भैया, सेम साइज़ की नहीं बननी थी, छोटी बननी थी। अब यहाँ पर एक और सवाल पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर। अगर कैंडल को बहुत करीब ले जाए मिरर के, तो क्या उस केस में इमेज बननी थी। तो ये हमने देखा था कि हम 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जब कैंडल को रख रहे थे तो वहाँ पर स्क्रीन पे इमेज नहीं बन रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। उस केस में कहाँ इमेज बननी थी, वही मिरर के अंदर बननी थी। तो ये देखो 11.16 वाली फिगर है, वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर। तो बहुत करीब अगर कैंडल लग दोगे तो उस केस में वर्चुअल इमेज बनेगी। ये देखो यहाँ पर ये कैंडल के अंदर, मिरर के अंदर कैंडल की जो फ्लेम है उसकी इमेज बन रही है। और हमने ये भी देखा था कि कॉनकेव मिरर के केस में इमेज छोटी बन सकती है, बड़ी बन सकती है, इमेज रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है। दूर रख रहे थे तो हमारी रियल बननी थी, करीब ले आया तो वर्चुअल बनने लगी। जब दूर रखा था तो इमेज छोटी थी, जैसे जैसे करीब लेते आए इमेज बड़ी होती चली गई। अब जो कॉनकेव मिरर है ना, बहुत कामों के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा डॉक्टर को कॉनकेव मिरर यूज़ करते हुए फॉर एग्जामिनिंग आइज, ईयर्स, नोज, थ्रोट। ठीक है, डॉक्टर वगैरह इसको यूज़ करते हैं। और जो दांत के डॉक्टर हैं, यानी जो डेंटिस्ट हैं, वो तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, डेंटिस्ट को यूज़ करते हो आपने देखा होगा, तो वो दांत के पास उस मिरर को लेके जाते हैं, हैंडल होती है, छोटा सा मिरर लगा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बड़ी सी इमेज दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब वो मिरर आपके मुंह के अंदर डालते हैं तो वो दांत के पास ले जाते हैं तो काफ़ी करीब होता है। और हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर से काफ़ी करीब होगा तो बड़ी इमेज बनेगी, तो बड़ा बड़ा दांत आपका दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो डेंटिस्ट का यूज़ करते हैं ताकि इनलार्ज इमेज दिखाई पड़े उनको, टीथ की बड़ी सी इमेज दिखाई पड़े। अब टॉर्च के जो रिफ्लेक्टर्स हो गए, यानी टॉर्च में जहाँ बल्ब लगा होता है उसके चारों तरफ जो पूरा हिस्सा होता है वो रिफ्लेक्टर कहलाता है। इसी तरह जो हेडलाइट्स होती है कार्स और स्कूटर की, उनके अराउंड भी रिफ्लेक्टर्स होता है और ये रिफ्लेक्टर भी आपका कॉनकेव शेप का होता है। आपने देखा होगा कार या स्कूटर में एक गड्ढे वाले हिस्से के अंदर बल्ब लगा होता है, उसके चारों तरफ का जो अंदर का हिस्सा होता है वही उसका रिफ्लेक्टर होता है। अच्छा, ये रिफ्लेक्टर कॉनकेव शेप का क्यों होता है और क्यों लगाए जाते हैं रिफ्लेक्टर, एक क्वेश्चन ये आपके माइंड में आ सकता है। तो उसके लिए आपको कॉनकेव मिरर के बारे में एक और चीज़ जाननी पड़ेगी। वो ये कि कॉनकेव मिरर क्या करता है, जो लाइट रे आ रही होती है उनको फोकस कराता है, एक पॉइंट पे मिलाने की कोशिश करता है। जैसे इस वीडियो में देखो, एक लाइट बॉक्स का यूज़ किया जा रहा है जहाँ से 4 लाइट रेज आ रही हैं और ये कॉनकेव सरफेस पे आके टकरा रही हैं। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो ये देखो, यहाँ पर ये जो लाइट रे आ रही हैं ये टकरा कर एक पॉइंट पे फोकस हो रही है। ये यहाँ पर देख रहे हो, ऐसे लाइट आ रही है, यहाँ टकरा रही है, सारी एक पॉइंट पे फोकस हो रही है। तो यहाँ से आप समझ गए कि कॉनकेव मिरर या जो कॉनकेव शाइनी सरफेस होती है वो बेसिकली क्या करती है। जैसे ये कॉनकेव सरफेस है तो इस पे जो लाइट रे टकराएगी, ऐसे टकरा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये टकरा कर किसी एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगी। अब ये पॉइंट क्या है, कैसे हम डिसाइड करते हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिंपल सा आप इतना याद रखना, किसी एक पॉइंट पे आके ही मिल जाती हैं, यानी लाइट को ये फोकस कराता है। तो जहां पर भी हमको लाइट को फैलाना नहीं है बल्कि किसी जगह पर फोकस करना है, उन जगह पर हम कॉनकेव शेप के रिफ्लेक्टर्स का यूज़ करते हैं। अब आप बताओ कि हमारे घरों के अंदर जो बल्ब वगैरह होते हैं उनका काम क्या होता है। भाई पूरे एरिया के अंदर रोशनी फैलाना, जैसे रूम में लगाए तो पूरे रूम के अंदर रोशनी हो। लेकिन टॉर्च का काम क्या होता है, सब जगह रोशनी नहीं फैलाना, बल्कि फोकस करके किसी जगह पर हमको रोशनी चाहिए होती है। जैसे हम जा रहे हैं तो हमने टॉर्च जला दी, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे आगे थोड़े से हिस्से में रोशनी रहे, हर जगह पूरी जगह ना फैले। इसी तरह कार या स्कूटर या कोई और भी व्हीकल है, उसकी जो हेडलाइट होती है उसका काम क्या होता है कि बस हमारे सामने रोशनी रहे, यानी लाइट को फोकस कराना है, हर जगह नहीं फैलाना है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ कि जैसे हमारा ये बल्ब लगा हुआ है और ये इस तरह से आपका रिफ्लेक्टर है। तो रिफ्लेक्टर क्या करेगा, जैसे लाइट इधर जाना चाहेगी, इधर जाना चाहेगी, इस तरफ जाना चाहेगी, तो ये टकरा कर किसी पॉइंट पे फोकस होगी, सीधे वाली सीधी निकल जाएगी और ये सब एक पॉइंट पे फोकस करेगी। तो क्या होगा, रोशनी ऐसे सीधे एक लाइन में जाने की कोशिश करेगी ताकि जहाँ हमारी गाड़ी जा रही है उसी के आगे बस रोशनी रहे। तो ये देखो, ये इमेज बनी है डेंटिस्ट एग्जामिनिंग अ पेशेंट। तो इस तरह से इनका मिरर होता है, ऐसे लगाते हैं तो बड़ा बड़ा दांत दिखाई पड़ता है। बूझो ऑब्जर्व हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन हिज न्यू बाइसिकल।
तो बूझो नई नई साइकिल लेकर आया, उस साइकिल पे बेल लगी थी, तो उस बेल पे जब अपने आप को देखा तो उसको अपनी इमेज दिखाई पड़ी। तो जब इमेज को देखा तो उसको ही समझ में आया कि ये जो इमेज है वो इरेक्ट है, यानी सीधी तो बन नहीं है लेकिन छोटी बन नहीं है। ही वंडर्ड इफ द बेल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्या जो बेल है वो भी एक तरह का स्फेरिकल मिरर है क्या? कैन यू रिकग्नाइज द टाइप ऑफ मिरर? तो हाँ बिल्कुल, शाइनी सरफेस है तो मिरर की तरह काम करेगी। अब सवाल ये कि किस तरीके का मिरर? तो बेल का भी जो शेप होता है वो ऐसे कर्व टाइप का होता है जहाँ पर लाइट ये बाहर वाले हिस्से पे पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि ये लगभग एक स्फेरिकल मिरर है जहाँ पर जो बल्ज वाला हिस्सा है, फूला वाला हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा है, वहाँ लाइट पड़ती है, वो शाइनिंग वाला सरफेस है। तो ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो जो बाइसिकल में उसकी बेल लगी है वो समवॉट कॉन्वेक्स मिरर की तरह वर्क कर रही है। बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्वेक्स मिरर नहीं, लेकिन उसी तरह से काम कर रही है। नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कॉन्वेक्स। तो ये बात यहाँ लिखी है। अब चलिए एक एक्टिविटी 11.8 कर लेते हैं। 11.7 वाली एक्टिविटी को रिपीट करना है। इस बार आपको कॉन्वेक्स मिरर का यूज करना है कॉनकेव मिरर की जगह। जो ऑब्जर्वेशन है उनको रिकॉर्ड करो टेबल 11.1 में। तो बेसिकली ये जो आपका टेबल है इसको दो तरीके से आपको भरना है। टेबल 11.1 इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो पहली जो वैल्यूज भरनी है वो कॉनकेव मिरर से जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसकी सारी वैल्यूज भरनी है। सारा मैंने आपको करके दिखा दिया था, जस्ट मैं इसको फिल कर देता हूँ। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिख देना, ठीक है। जैसे यहाँ एल लिखा है तो लार्जर 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 होगा, यहाँ पर इन्वर्टेड होगा ये पूरा, ठीक है। ये रियल होगा, इस तरह से आप कर लेना। तो ये जो टेबल है अभी हमने कॉनकेव मिरर के लिए किया है। अब चलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज करके हम इमेज वगैरह बनाते हैं और वहां पर जो चीजें हमको पता चलती हैं उसकी वैल्यू भी हम इसी टेबल के अंदर नोट कर लेंगे। तो ये कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है और इसके सामने यहाँ पर मैंने एक कैंडल लगा दी है। अब स्क्रीन पे इसकी इमेज ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट को मैंने 50 सेंटीमीटर पे रखा है, तो स्क्रीन को मैं मूव करा रहा हूँ लेकिन कहीं पर भी इमेज बनने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। हल्का सा धुंधला सा कुछ नहीं बन रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर यानी जब हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कर रहे हैं तो इमेज हमारी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगी। तो स्क्रीन पे नहीं बनेगी तो कहाँ बनेगी? मिरर के अंदर बनेगी। तो चलिए वो देखते हैं। अभी देखो कैंडल को मैंने 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है मिरर से। मिरर के अंदर जो इमेज इसकी बन रही है आप देख पा रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। ये देखो यहाँ पर फ्लेम को सिर्फ देखो, ऑब्जेक्ट केस में ये बड़ी बननी है और इमेज में हमारी ये छोटी है। अब ये जो इमेज बननी है आप देख सकते हो इरेक्ट है, यानी सीधी है, फ्लेम ऊपर की तरफ ही है। तो ऑब्जेक्ट से छोटी बननी है, इरेक्ट बननी है और मिरर के अंदर बननी है, इसीलिए ये वर्चुअल है। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे मूव कराते हैं, 40 सेंटीमीटर पे ले जाते हैं। तो अब हमारी कैंडल मिरर से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ भी इमेज देख सकते हो ऑब्जेक्ट से छोटी है, इरेक्ट है और मिरर के अंदर बनी, इसीलिए वर्चुअल है। 10 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाते हैं, यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पे अब ले जाते हैं। अभी भी जो हमारी इमेज है वो छोटी है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। अब ये मिरर से हमने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको रख दिया है। अभी भी इमेज स्मॉलर है, इरेक्ट है, वर्चुअल है और आगे ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने रख दिया है इसको। यहाँ भी देख सकते हो इमेज हमारी छोटी बननी है, इरेक्ट बननी है, वर्चुअल बननी है। लेकिन स्टार्टिंग के कंपैरिजन में जब हमने स्टार्ट किया था 50 सेंटीमीटर से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इमेज थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटी है। अब जो फाइनल पोजीशन है बिल्कुल 5 सेंटीमीटर की दूरी वाला वहां रख देते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हो इमेज हमारी छोटी है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। तो सारी चीजें मैंने आपको दिखा के समझा दी। अब इस टेबल को मैं कॉन्वेक्स के लिए फिल कर देता हूँ। तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से सब। तो ये देखो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हमने ये टेबल फिल कर लिया। तो हमने कैंडल को कहीं भी रखा, हमने देखा हमेशा जो इमेज बननी है वो छोटी ही बननी है, हर केस में ये स्मॉलर ही बनेगी। और कैसी बननी थी? सीधी बननी थी, यानी इरेक्ट बननी थी हर बार। और स्क्रीन पे तो कोई इमेज बनी नहीं हमारी कॉन्वेक्स के केस में, सारी मिरर के अंदर ही हमको इमेज दिखाई पड़ी। तो कैसी होगी? हर केस में ये वर्चुअल होगी। तो कॉन्वेक्स के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, कुड यू गेट अ रियल इमेज एट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर? तो भाई कॉन्वेक्स केस में हमने देखा था कि रियल इमेज नहीं बननी थी। नो। डिड यू गेट एन इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट? क्या ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज आपको बनते हुए दिखी? तो इसका आंसर भी होगा नो, कि हमेशा हमको छोटी ही इमेज दिखी। कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर यूज्ड एज साइड मिरर इन ऑटोमोबाइल्स? अच्छा, अब ध्यान से सोच के बताओ कि जो ऑटोमोबाइल्स है, बाइक, स्कूटर, कार वगैरह, इनमें जो साइड वाला मिरर होता है वो कौन सा होता है? कॉनकेव होता है कि कॉन्वेक्स होता है? ये देखो ऊपर इमेज बनी है, नीचे पढ़ लिया होगा आपने कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं? अच्छा, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो साइड वाला मिरर है उसके अंदर इमेज छोटी बनती है। तो ऐसा हमारा कहाँ देखने को मिल रहा था? कॉन्वेक्स मिरर केस में, कि हर बार इमेज छोटी बननी थी। तो कॉनकेव यूज नहीं कर सकते, कॉन्वेक्स ही यूज करेंगे, क्योंकि इमेज यहाँ छोटी बनती है। लेकिन सवाल ये है कि छोटी इमेज क्यों बनानी है? भाई बड़ी बड़ी गाड़ी दिखाई देगी तो अच्छा रहेगा। देखो अगर कोई चीज़ छोटी दिखाई देगी तो ज़्यादा दिखाई देगी। इसको मैं साइड में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ।
अब यहाँ पर इन दोनों इमेजेस को आप देखो। पहले वाले केस में हमने व्हीकल के साइड मिरर में प्लेन मिरर का यूज़ किया है। तो प्लेन मिरर के बारे में आप जानते हो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज बना देता है। तो नॉर्मल जो पीछे गाड़ी आ रही है उसी की इमेज बन रही है। देख सकते हो ज़्यादा व्यू यहाँ पर नहीं मिल रहा, ज़्यादा गाड़ियाँ और पीछे का जो एरिया है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। वही कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, छोटी इमेज बनाता है। तो अगर इमेज छोटी बनेगी तो ढेर सारी जो चीज़ें हैं वो हमको दिखाई पड़ेंगी। जैसे यहाँ देख सकते हो, अगर कार छोटी बनेगी तो और जो सारी कारें हैं वो भी हमको दिखने लगेंगी। तो पीछे का जो ट्रैफिक है उसका हमको आइडिया लग जाता है। प्लेन मिरर केस में बड़ी बड़ी गाड़ी हमको दिख रही है तो ज़्यादा चीज़ें पीछे की नहीं नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर इमेज छोटी बनेगी तो बड़ा एरिया पीछे का हमको दिखाई पड़ेगा कि हाँ कौन सी गाड़ी आ रही है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना बड़ा जाम है। तो ज़्यादा व्यू हमको मिल सके इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्हीकल्स के साइड में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम क्यों करते हैं और क्यों प्लेन मिरर का यूज़ नहीं करते। अच्छा, अगर कॉनकेव मिरर का यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा। कॉनकेव मिरर के केस में आपने देखा है कि इन्वर्टेड इमेज बनती है, स्क्रीन पे बनती है, तो यहाँ उल्टी चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी। और ऑब्जेक्ट जब करीब होता है तो उसी केस के अंदर इरेक्ट इमेज बनती है, मिरर के अंदर दिखाई पड़ती है। यानी पहले गाड़ी वगैरह आपको उल्टी दिखाई देगी, ऐसे लगेगा उड़ते हुए आ रही है, फिर अचानक से ज़मीन पे आपके जब करीब पहुंचेगी तो लगेगा ज़मीन पे आ गई, तो बड़ा अजीब सा नज़र आएगा। तो बेस्ट यही है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाए। तो यही सारी बात यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो वो ऑब्जेक्ट जो बड़े एरिया में फैले हुए हैं उनकी इमेज आपको कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देखने को मिल जाएगी। सो दीज हेल्प द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। तो पूरा ट्रैफिक उसको पीछे दिखाई पड़ जाएगा। तो ये तो हमारी पूरी कहानी हो गई स्फेरिकल मिरर्स की, कॉनकेव कॉन्वेक्स जो हमने देखा था। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड होता है। इसी के साथ ये वीडियो भी हमारी कंप्लीट होती है। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस का सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।